हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। तो दोस्त, जो हम लोग का माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो 2025 में हुआ है, उसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये हम लोग का जो प्रश्न पुस्तिका सेट जो है डी है, और साइंस का है ये पेपर। और देखिए, इसमें क्या होता है, सेट कोड तो डी है, मगर आपका जो भी है, ए है, बी है, सी है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं होता है कि पहला का पाँचवा पर होगा, पाँचवा का पहला होगा, मतलब हेरा फेरी रहता है बस क्वेश्चन का केवल। तो 2026 वाले के लिए भी एकदम सुनहरा है एकदम। ये कहने का मतलब, जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले लोग होंगे, उनके लिए भी ये जो आज सेट कराने जा रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2025 का, बहुत काम करेगा। और इसमें मैं डिस्कशन भी कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखिए। और आपका यहाँ अगर जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप। जो कह रहे हैं ना कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है। और यहाँ पर चालाकी नहीं दिखाना है कि नहीं हम 80 में 80 कर देना ही। 80 में 80 अगर करिएगा तो बस आपको एक से लेके केवल 40 वो का ही काउंट होगा केवल। चलिए, यहाँ से थोड़ा पानी पी लिया जाए। कहाँ की दोस्त, जल ही जीवन होता है। चलिए, और हम लोग यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आ गए यहाँ से खंड अ में हम लोग यानी सेक्शन ए में चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्त, यूनिवर्सल डोनर की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा जो होता है वो होता है, ठीक ना। और इसमें इसका अर्थ यह होता है कि ओ नेगेटिव जो रक्त समूह वाला जो व्यक्ति किसी को रक्त दे सकता है। याद रखिएगा, वो जो है जिसका ओ नेगेटिव जो है, यानी कि ओ नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये नहीं दिया है, ओ नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो ओ नेगेटिव वाला जो भी व्यक्ति है, मतलब वो मतलब किसी को रक्त दे सकता है, मगर ले नहीं सकता है। लेने वाला बस यही केवल देगा, ठीक। और रक्त समूह का खोज कौन किया था? तो रक्त समूह का दोस्त खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसकी खोज कब हुआ था? तो 1900 आपका हुआ था एक में, 1901 में हुआ था। चलिए, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया जो आपकी कहलाती है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए भाई, जो जो भी जिनका भी पेपर है, सही लगाए हैं, हीमोडायलिसिस। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। यानी जो प्रोटोजोआ होता है, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन वो कैसे करता है? तो दोस्त, करता है विसरण द्वारा करता है, यानी विसरण द्वारा। चौथा, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो आपका हो जाएगा बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो गोंद निकलता है, ठीक ना। मुख्यतः अगर बात करें तो गोंद होता है, हालांकि रेजिन भी होता है, और मुख्यतः की बात करते हैं गोंद होता है, ठीक ना। और जो होता है गोंद कोशिका भित्ति के सेलुलोज के टूटने से बनता है दोस्त, याद रखिएगा। जो गोंद होता है कोशिका भित्ति के सेलुलोज के टूटने से बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है आपका, सबसे बड़ा भाग कह रहा है यहाँ पर, तो आपका क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो आपका होता है, तो दोस्त आपका बड़ा भाग अगर बात कर ले तो सेरिब्रम होता है, ठीक ना। सेरिब्रम। चलिए, तो आपको हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो ये आपका जो स्रावित होता है दोस्त, जो टेस्टोस्टेरोन, ये स्रावित वृषण से होता है, याद रखिएगा, वृषण से होता है, ठीक। और देखिए, इसमें क्या है कि वृषण में जो मौजूद जो लेडी कोशिकाएं जो होती है ना, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। याद रखिएगा, वृषण में मौजूद लेडी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है। आगे बढ़ जाते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। माने वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है एफसीसी का, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसे
तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन पौधों को सूखने से बचाता है। देखते हैं आप लोग गर्मी में क्या होता है, गर्मियों में जब पूरा मतलब जब लू बढ़ने लगता है तो 2-3 महीना क्या होता है कि पूरा मतलब 2 महीना जो भी कहिए, मतलब पौधा इसी तरह मतलब लू में धूप में सूखता रहता है। तो सोचिए कि हम लोग एक दिन पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, मतलब पूरा मर सकते हैं हम लोग। सोचिए कि उतना दिन तक कैसे रह जाता है, तो इसका बस यही होता है, यही हार्मोन क्या करता है उसको सूखने से बचाता है, याद रखिएगा। यही हार्मोन क्या करता है, एफसीसिक एसिड जो होता है हार्मोन क्या करता है उसको सूखने से बचाता है दोस्त। चलिए 8 नंबर देखते हैं, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का जो नर जननांग जो आपका कहलाता है, पुष्प का नर जननांग जो आपका कहलाता है जयांग कहलाता है, याद रखिएगा जयांग। और ये जो मारे हैं गलती मारे हैं, ठीक ना, जयांग कहलाता है। अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र से बना होता है, याद रखिएगा अंडाशय जो होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र से बना होता है। पूछ सकता है कि अंडाशय किसका बना होता है, तो वर्तिका और वर्तिकाग्र से बना होता है। 9 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि टिंचर आयोडीन विलय बना होता है, टिंचर आयोडीन विलय विलयन बना होता है। तो ये किसका बना होता है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसका बना होता है, तो ये आपका बना एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 9 का। चलिए इसमें कोई खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 कह रहा है CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या है। तो कह रहा है कि IUPAC नाम क्या होता है, तो IUPAC नाम 1 प्रोपेनॉल होता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए सही लगाए हैं, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक ना। इसमें थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं। इसमें यह एक अल्कोहल होता है, मतलब जो भी जो यह है ये अल्कोहल होता है, इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसे तो अगर बात करें कमरे के ताप पर धातु की अगर बात करें तब पारा होता है, और अधातु की अगर बात करें तो ब्रोमीन होता है हम लोग का, ठीक। अब मगर यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, करनी कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, धातु अधातु कुछ नहीं दिया है दोस्त। और जब कुछ नहीं दिया है धातु अधातु तो हम लोग का इथेनॉल होगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, इसका फार्मूला क्या होता है, तो C2H5 और OH होता है, याद रखिएगा OH फार्मूला होता है, ठीक। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, एथेनॉल जो होता है एक प्रसिद्ध अल्कोहल होता है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, याद रखिएगा। एथेनॉल को हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल को क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। हमारे साथ आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और आप लोग इसको जरूर लिखिए, मैं 2026 के एग्जाम में बहुत सहायक होगा एकदम। चलिए हम तो केवल, आप लोग तो सोचते होंगे केवल ये आंसर बता, नहीं मैं डिस्कशन भी करा रहा हूँ साथ में, ताकि आप लोग को एग्जाम में मतलब सहूलियत मिले। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर दोस्त कह रहा है कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। मतलब बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो क्या बनाता है, तो ये आपका बनाता है नाइट्रोबेंजीन। हाँ ये तो गलती मारे हैं जी, बेंजोइक अम्ल नहीं होगा, नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है C6H5NO2, याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है C6H5 होता है H5 और NO2 NO2 होता है, ये फार्मूला होता है इसका, नाइट्रोबेंजीन का होता है, ठीक ना। चलिए और इसमें और थोड़ा अगर बात करें फेनॉल का क्या होता है फार्मूला, तो C6H5OH, C6 यानी C6H5OH होता है, ठीक। और फेनॉल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, याद रखिएगा। जो फेनॉल होता है इसको कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, यानी एसिड बने अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम तब। और बेंजोइक अम्ल की अगर हम लोग बात कर ले बेंजोइक अम्ल के, तो बेंजोइक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C7H6O2, याद रखिएगा। इसका जो बेंजोइक अम्ल का क्या होता है, तो C7H6O2 आप लोग लिखिएगा। चलिए वीडियो को रोकिए और जरूर आप लोग लिखिए। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छा ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है,
तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो दोस्त इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और एथेनोइक अम्ल को जानते हैं आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हम लोग का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में कौन सा समूह डेबोरेनर त्रिक बनाता है? अच्छा, डेबोरेनर। तो डेबोरेनर एगो दिया था, नियम दिया था। अब भाई नियम क्या कहता है? तो नियम ई कहता है इसका, डेबोरेनर का जो नियम ई कहता है, वो डेबोरेनर चाचा का नियम ही कहता है कि डेबोरेनर त्रिक नियम के अनुसार त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा, पहला और तीसरा तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपका मान 1, 2, 3, ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देना है, ठीक। ये दोनों के जोड़ के मान लेते एक एक जोड़ दिए, एक एक जोड़ दिए, 2 से भाग कर जो भी इसका आएगा, ये बीच वाला का द्रव्यमान के क्या होगा? ये बराबर होगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा, बस ये कह रहे इसका नियम। इसका आपका बस मैचिंग कौन करेगा इसमें? तो क्या दिया है? CaSrBa, मतलब यही आपका हो जाएगा। अब इसका बात हम कर लेते हैं। Ca के मतलब क्या होता है? कैल्शियम होता है। एसआर के मतलब क्या होता है? स्ट्रांसियम होता है। और बी के मतलब क्या होता है? बेरियम होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे। ओजोन का आणविक सूत्र। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। आप लोग अच्छे मारे होंगे, सब पढ़ा हुआ है सब। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज आपका क्या होता है जानते हैं? आपका हो जाए पारभासी होता है, पारभासी होता है, ठीक। और अपारदर्शक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शक का मतलब होता है न देखा जा सके, मतलब न लौके। अपारदर्शक जिसके पार न देखा जा सके, ठीक। और पारदर्शक मतलब पार हो जाए, मतलब पार देखा जा सके, जिसके पार हो जाए नहीं देखा जा सके। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, मतलब न देखा जा सके, पार हो जाए। और पारभासी के मतलब कुछ अंश देखा जाए, ठीक ना। चलिए वही कह रहा है तेल लगा कागज। अगर आप तेल कागज में लगा दीजिएगा ताकि तो कुछ धुधरावन टाइप के दिखता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कह रहा है कौन होता है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सूर्य तो समांतर में आता है, तो समांतर दिया है। चलिए हाँ, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। और क्योंकि सूर्य बहुत दूर है इसीलिए समांतर में वो आता है वो, ठीक ना। बात को ध्यान देना है। फिर आगे चलते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देख, 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब आपका सीधा छोटा होता है, याद रखिएगा। निम्न में से दर्पण सूत्र था, दर्पण सूत्र अगर हम लोग बात करें तो दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा, दर्पण सूत्र ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 1/v प्लस, यानी उल्टा कर दीजिए। देखिए कौन वैसे देता है, देखिए सोच कैसे ये होता है, 1/f बराबर 1 में भी आप प्लस 1 में आपका क्या हो जाएगा? u हो जाता है, ठीक ना, ये होता है। तो ये पलट दे, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर यहाँ पर अगर माइनस खाली कर दे तो लेन सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 21 नंबर कर आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब आपका क्या होता है? सीधा होता है, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किस दर्पण की फोटो धनात्मक होती है? तो धनात्मक अगर हम लोग बात कर लें तो आपका उत्तल दर्पण के होता है। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल के ऋणात्मक, और इसका क्या होता है? प्लस होता है।
23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या F बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर R बटा में 2, R बटा में 2, और R के मान दिया है, कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या R यानी 32 दिया है, यानी 32 और बटा में आप 2 के कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 16। अभी बात रह गया प्लस में आएगा कि माइनस, भाई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है प्लस में, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 कह रहा है कि निम्न में से आवर्धक शीशा कौन है। तो आवर्धक जिसको क्या कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ग्लास में शीशा होता है। देखिए तो दोस्त इसमें आपका हो जाएगा 24 के जो आपका जो क्वेश्चन है, तो 24 में क्या कर रहा है, इसमें आवर्धक शीशा कौन है, तो आवर्धक शीशा, ठीक। तो आवर्धक माने बड़ा होता है, मतलब जिसका उपयोग वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है, याद रखिए। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल लेंस में को काम करते हैं, वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपका होता है CaOCl2, CaO सही मारे हैं, CaOCl2 होता है, ठीक। और CaO के का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और CaCl2 के का होता है तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है कि अम्लराज में HCl और NHO3 का अनुपात क्या होता है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा 3:1 होता है, ऑप्शन हमारा डी होगा, ए नहीं होगा, हमारे नहीं होगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और अम्ल राज को और एक नाम बोलते हैं शाही पानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो शाही, शाही पानी, शाही, शाही पानी बोलते हैं, शाही पानी बोलते हैं। चलिए PbOH किस प्रकार का लवण है। इसमें लवण पूछ रहा है आपका कि किस प्रकार का ये लवण है, तो ये आपका क्षारीय लवण होता है, ठीक ना, ऑप्शन डी। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का जो अनुपात आपका जो होता है 1:3 होता है, ऑप्शन हमारा ए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक अम्लीय अगर हम लोग ऑक्साइड की लोग बात कर रहे हैं ना, तो SO2 होता है, SO2 जिसको बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए इसमें तब खास कुछ नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से, कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। कह रहा है धातु की पहचान करना है। देखिए इसमें क्या होता है, इस आपका परमाणु संख्या ऊपर और द्रव्यमान बताता है। तो देखिए ये तो मैग्नीशियम को होता है दोस्त, ये तो Mg जो होता है मैग्नीशियम को होता है 12 होता है, और परमाणु द्रव्यमान डायरेक्ट 24 हो जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी, एकदम क्लियर है। चलिए और आपको संकेत में दिया बताना है, नीचे परमाणु संख्या बताता है और ऊपर परमाणु द्रव्यमान। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु कहते हैं, यानी पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं, अमलगम। ने ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, याद रखिए ये सब गलत है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 32 निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है। तो हीरा, हीरा होबे करता है, ग्रेफाइटो होता है, और फुलेरिन भी होता है, ठीक ना। देखिए वैसे भी अगर दो को पता चल जाए डी में कहा कि इनमें से सभी, तो आप लोग दिमाग मत लगाइए, बस मारिए सीधा ऑप्शन हमारा डी। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्त कि दो को जब होगा तो तीसरो बेसिक से बात होगा, तो इनमें से सभी देगा नहीं, या तो देगा ए और बी देगा, ठीक। तो आप लोग इससे कन्फर्म रहिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 करें विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव कौन सी राशि है। देखिए विद्युत विभव की अगर बात करें तो इसमें ये अदिश ओनली आपका अदिश राशि होता है, सॉरी ओनली अदिश राशि होता है। विद्युत विभव कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। चलिए जैसे परिणाम और दिशा होता है सदिश होता है, तो इसमें आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 34।
विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आपका आधारित है, तो विद्युत मोटर कौन काम करता है, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, एकदम सत्य है। आर्मेचर के घूर्णन पर, एकदम ये भी सत्य है। अगर ये दोनों सत्य है तो ए और बी दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एगो मार देंगे, कहेंगे हाँ एगो मार दिए ना, यूँ कहता है लोग कि हाँ आगे ऑप्शन आ गया तो मार देंगे हम, नहीं, जब दोनों आपको दिया है तो आपको दोनों देखना है, आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन भी बोलता है, क्या कि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर एकदम होगा, आर्मेचर के गुणन पर भी होगा, तो ए और बी दोनों होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है ना, आपका नियम बताना है, सब दिया है कुल, तो ये आपका लेंज के नियम से होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब बात रह गया दोस्त कि लेंज का नियम कहता क्या है, लेंज का नियम आपका कहता क्या है, तो लेंज के नियम देखिए आपका यही कहता है कि लेंज का नियम यह बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक ना, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार हम, कि लेंज का नियम यह बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति आपकी जो होती है तो 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज को एचजेड बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि विद्युत धारा 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है, एक मतलब यही हुआ। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, ऑनलेडी, ऑनलेडी क्या होता है, ऑनलेडी बढ़ता है, यानी तार की लंबाई अगर दुगना अगर हो जाएगा ना तो प्रतिरोध भी दुगना होगा, और तार की लंबाई अगर 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 4 गुना हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है। आगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, तो दोस्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता अगर आप लोग निकालिएगा, हालांकि यहाँ पर तो मुश्किल है हल करना, अगर आप निकालिएगा तो आपका आंसर निकल कर आपका आएगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा, 1.60 गुने 10⁻−18 ओम मीटर। ठीक, चलिए। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो ऑक्सीजन गैस नहीं मुक्त होती है, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। 40 नंबर, कह कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, मीथेन, मीथेन बोलते हैं। ठीक, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, तो 13 से 18 तत्व वाले अगर हम लोग बात कर ले तो 13 से 18 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक ना, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और अगर हम लोग बात एस ब्लॉक में क्या आता है दोस्त, एस ब्लॉक में 1 और 2, 1 और 2 आता है, और डी ब्लॉक में क्या आता है, तो 3 से लेके 12 तक। चलिए, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो पी, पी का है तो फास्फोरस में सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है, तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन होता है इसमें, प्रदूषण मुक्त के बाद का सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, जलोवैद्युत ऊर्जा मुक्त है, पवन ऊर्जा मुक्त है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, सब मुक्त है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, केवल देखकर छोड़ देते हैं वीडियो को, लाइक करिए, लाइक करिएगा तभी एनर्जी मिलेगा। आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है, तो आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था होती है दोस्त, तो ये आपका होता है बिहार की, ऑप्शन हमारा ए, और हम लोग हैं बिहारी। तो ये जो होता है आपका कि जल संचय व्यवस्था, ये सब कौना मतलब बिहार के कौना कोना में चलता है, तो यह दक्षिण बिहार में है व्यवस्था। ठीक ना, ये हम लोग का दक्षिण बिहार में है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो मृदा भी भगवान, प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन उसको कहते हैं जो भगवान का दिया हुआ है। मृदा, मृदा को हम बनाएंगे नहीं, सब भगवान का दिया हुआ है, मिट्टी वगैरह जो भी है, जल भी भगवान का है,
वायु भी भगवान ने दिए हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी मारिए, ऑल ऑफ द। चलेगा 47, कर कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, तो वनों पर चुनना है। वनों पर आधारित उद्योग भाई कौन है, तो वनों पर उद्योग कौन होता है, लाख उद्योग भी वनों पर होता है, कागज बने से होता है, लकड़ी भी बने एकदम होता है, इनमें से मारिए सभी। ठीक है, 99%, 90% हम कह सकते हैं इनमें से सभी वाला सही होता है, मगर कब, जब आपको कन्फर्म नहीं है तब, कन्फर्म नहीं है तब। अब भाई जब कन्फर्म है तो झूठिया काहे को मरिएगा, अपना ही दिमाग से मरिएगा, दिमाग से नहीं, मैंने कहने का मतलब याद रहेगा तो कन्फर्म मारेंगे हम, नहीं तो मारिए इनमें से सभी। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो नमक, ऑप्शन हमारा बी होगा 48 के, इसमें कौन बड़ी बात है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में, अगर कमी भी है वीडियो में तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए क्या कमी है, उसको कमी को दूर किया जाए। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग कह रहा है, तो अपेंडिक्स होता है। देखिए जिनका पेपर हुआ सही हमारे अपेंडिक्स होता है, ठीक ना। और देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं आपको अपेंडिक्स के बारे में। यह एक छोटी उंगली जैसी संरचना है जो बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से यानी सीकम से जुड़ी होती है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो बहुत अधिक लंबा होता है, याद रखिएगा, मांसाहारी में छोटा होता है। अगला, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, तो काइम कहलाता है, काइम काइम काइम, ये हमारा चाइल्ड नहीं होगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं, 52 नंबर, कह रहा है कि मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, मूलरोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो परासरण होगा, ये दोस्त हमारे विसरण गलत, परासरण होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, ऑप्शन हमारा सी सही मारे हैं। उच्च रक्तचाप कहते हैं, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप बोलते हैं, हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप होता है। चलिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 12 बार रिपीट करता है, खूब रिपीट करता है, 10 होता है, तो उसको उखाड़ फेंके होंगे आप लोग, 10 और 10 पर बस। चलिए आगे, 55, कह रहा है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, हृदय में रक्त का प्रवाह क्या होता है, तो हृदय में दोस्त रक्त के प्रवाह, हृदय में क्या होता है, बाएं अलिंद से, सॉरी बाएं अलिंद से बाएं नीलय में भी होता है, सही है, तो सही कह रहा है। दाएं अलिंद से दाएं नीलय, ये भी सही होता है, ये भी सही है। दाएं अलिंद से बाएं नीलय एकदम गलत, गलत, ए और बी दोनों एकदम सही है आपका, कौन है, कहने का मतलब ए बी सही, ए बी से और दे दिया है ए और बी दोनों, तो एकदम सही है, ऑप्शन हमारा राइट आंसर ए और बी ये होगा। चलिए, हालांकि अगर ई अगर होगा बाएं अलिंद से बाएं नीलय तो ए भी सही है, बाएं अलिंद से बाएं नीलय ए भी सही है, और दाएं अलिंद से दाएं नीलय ए भी सही है, याद रखिएगा, बाएं अलिंद से बाएं नीलय ए भी सही है, और दाएं अलिंद से दाएं नीलय ए भी सही है, मगर कह रहा है ऑप्शन डी में ए और बी दोनों, तो आप मारिए ऑप्शन डी वाला। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं दोस्त, 56 कह रहा है कि रुधिर है, तो चला रुधिर की अगर बात करें, रुधिर, रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है, रक्त कहो चाहे रुधिर कहो चाहे ब्लड कहो, संयोजी उत्तक होता है। चलिए 57 देख लेते हैं, और 57 हम लोग का कह रहा है कि हार्मोन जो किशोरों में, यानी किशोरों मतलब जो जवान लोग होते हैं, ठीक ना, अपना ठेठ भाषा अगर हम बात करें तो जवान, हार्मोन जो किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, एक बात की याद रखिएगा, ठीक। मगर अगर बात करें अगर किशोरी में यानी जो युवती में अगर बात करें तो एस्ट्रोजन होता है, हार्मोन है, युवती में कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये बात की याद रखिएगा। और एक हमसे विद्यार्थी पूछा था कि यौवनावस्था का मतलब सर जी क्या होता है, यौवनावस्था का मतलब तो वही जो मतलब युवा हो, ठीक ना, यौवनावस्था मतलब अपना भाषा में सही। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में होता है,
तो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में होता है दोस्त? तो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण जो होता है आपका, तो ब्लास्टूला में होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसा बात भी है जो मतलब सोचिए कि मतलब सामने पढ़ाने बोलने में मतलब सोचना पड़ता है मतलब। मगर देखिए अगर बात करें हम लोग जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की, अगर हम लोग बात करें तो दोस्त ये छिपा के पढ़ने वाला कुछ नहीं है। इसमें खोल के अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप जानिए कैसे क्या होता है नहीं होता है, ठीक ना। तो मैं वीडियो के माध्यम से तो मैं तो खोल के बोल ही देता हूँ, मगर मगर सोचिएगा कि मतलब अब बोर्ड पर तो बहुत थोड़ा मतलब सोचना पड़ जाता है कैसे बोले क्या मतलब, बहुत सोचना पड़ता है। तो देखिए सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो आपका ब्लास्टूला में होता है। मगर अगर बात कर ले हम कि अगर आपका जो गर्भपात जो होता है, जो मतलब औरत या लड़की जो भी है, गर्भपात जो होता है आप लोग समझते होंगे। तो गर्भपात होता है कितने दिनों के अंदर हम करा सकते हैं? तो दोस्त 12 हफ्ते के अंदर अगर हम लोग करा लेंगे तो हो जाएगा। 12 हफ्ता, 12 हफ्ता या 3 मंथ कहिए, इससे अगर अधिक कराइएगा तो दिक्कत है। ठीक, ये बात को याद रखिएगा। गर्भपात जिसको लोग क्या कहता है, अबॉर्शन बोला जाता है ना। चलिए आप लोग समझदार हैं, अच्छी तरह से आप लोग समझते होंगे हमारी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो निम्न में से कृत्रिम अगर बात करें हम लोग तो पार्क जल मतलब कृत्रिम में बनाया हुआ पार्क हम लोग बनाते हैं ना, एकदम जल जीवशाला भी बनाते हैं, फुलवारी भी हम ही लोग बनाते हैं। इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता कह रहा है, हो सकता नहीं कह रहे, नहीं हो सकता। तो सूखे पत्ते हो सकता है, भोजन हो सकता है, मृत जीव भी हो सकता है, पर प्लास्टिक के कोई नहीं है। सही आर श्रृंखला सही। मछली को घास खाएगा? नहीं। घास खिएगा है, हाँ ये सही है, मगर मछली घास कहाँ से खाएगा? एकदम गलती है। बकरी घास एकदम सही है। बकरी, एक सॉरी, बकरी की घास खाएगा? एकदम गलती है, एकदम कहाँ से होगा? घास के हिरण एकदम से, या हिरण को शेर, एकदम से ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ये देखिए चिड़िया के सांप हो, चिड़िया के सांप खाएगा, ठीक है, सांप को घास खाएगा, एकदम गलत है। यानी घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। अगला, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या है? तो जैव निम्नीकरण योग्य होते हैं, ठीक ना। जैव निम्नीकरण ये होता है, वही देखिए यहाँ पर दिया है, जैव निम्नीकरण योग्य दिया है। 63 नंबर कर, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो आपका शहर से बाहर जला देना सही है, कर सकते हैं काम। गड्ढों को भरने में उपयोग करना, हाँ एकदम कचरा का काम करते हैं भाई, ये भी करते हैं। कुछ कचरे का पुनः चक्रण करना, मतलब फिर से उसको चक्रण करना, तो ये भी सही है। तो इनमें से सब देखिए, वैसे भी अगर दो को जब सही हो गया तो इनमें सभी मार दीजिए आप और पढ़ लीजिए ऑप्शन, तो अच्छा रहेगा। चलिए 64 कह रहा है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो त्वचा का कैंसर होता है। 64 का हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा दोस्त। अगला बढ़ते हैं 65 नंबर। 65 हमारा कह रहा है, 65 कह रहा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो वह आपका होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात को। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में आपका कब होता है? श्वेत प्रकाश में आपका 7 गो होता है, ठीक ना। कौन कौन होता है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और ऐसे भी एगो ट्रिक होता है, वैजानीह पीनाला, वैजानीह पीनाला, वैजानीह पीनाला, याद रखिएगा। मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, वैजानीह पीनाला। वै से वैगिनी, जा से जामुनी, नी से नीला, वैजानीह ह से हरा, पी से पीला, ला से लाल, ठीक। 67 श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने, और देखिए थोड़ा सा इसमें आपको जब वर्ण से आ गया यानी रंग से, अच्छा रंग को ही वर्ण बोलते हैं, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगा। रंग को ही दोस्त, रंग को जो रंग होता है ना, रंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ण बोलते हैं, वर्ण। ये बात को याद रखिएगा आप लोग, वर्ण, रंग को क्या बोलते हैं?
वर्ण बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को अब जानकारी नहीं होगा इसमें, हम देखते हैं। ठीक है, जिसे मान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। तो मानिए कि सूर्य के प्रकाश में जब 7 रंग होता है, तो गर्मी के दिन में हम काला शर्ट नहीं पहन सकते हैं। कहें जब सूर्य के प्रकाश जब जाएगा ना, तो टोटल वही में रह जाएगा। आप सोचिए जब टोटल रह जाएगा तो कितना गर्मी होगा। अब मान लीजिए, जिसे मान लेते हैं हम लाल पहने हैं, तो उसमें क्या होगा कि लाल ही उसमें रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा। तीन होता है कारण। चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल सबसे कम झुकता है, सबसे लाल सबसे कम झुकता है। अगला देखते हैं। और सर, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित आपका कौन करता है? तो परितारिका करता है, परितारिका करता है, परितारिका। और परितारिका को आइरिस, देखिए आइरिस भी, देखिए एगो दिमाग में रखिए आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी अगर नहीं समझ में आए ना, तो आप लोग पढ़ लीजिए। रेटिना को रेटिना बोलते हैं आप बताइए, ठीक है। तो अगला, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, मगर वहीं दूर दृष्टि दोष के लिए कह दे तो उत्तल हो जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, 70। निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो याद रखिएगा, होता है फॉर्मूला V बराबर I R। तो अगर हम आर बराबर दोस्त निकाले, अगर आर बराबर फॉर्मूला हम निकाले, तो आर बराबर जानते हैं क्या होगा? भी। अब बटा में जो सटल रहता है वो कहाँ आता है? नीचे आ जाता है, नहीं, यानी भी बटा आई बराबर आर, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन हमारा? बी। चलिए, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक ना, ऊर्जा का जूल। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कह रहा है इसमें, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कह रहा है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? इसे तो विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा होता है, मगर उस दिया है नहीं दिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से हमारा कोई नहीं, नहीं यूनिट नहीं होगा, किलोवाट घंटा होता है। याद रखिए, यूनिट एगो मतलब मात्रक होता है एक तरफ से। चलिए, वाट की शक्ति होता है, ठीक ना, शक्ति का वाट होता है, और ऊर्जा का वाट प्रति घंटा होता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत कर रहे इसमें ना, तो आपका प्राथमिक स्रोत में आपका सूर्य हो जाएगा। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध आपका हो जाएगा ज्वारीय से, तरंग ऊर्जा, सागरीय, तापीय ऊर्जा, इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। तारापुर नाभिकीय बिंदु तो महाराष्ट्र दिया है जी यहाँ पर। तारापुर कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ना होता है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और तारापुर जो है पालघर जिला में स्थित है। तारापुर कहाँ पड़ेगा? तो पालघर जिला, पालघर जिला में, पालघर पालघर जिला में है। चलिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, अभिकारक मार दिया है लोग पहले से। 77, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला 78, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें भाई आपका क्या होता है? जिसमें आपका क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोजन, एकदम सही है ये भी। इलेक्ट्रॉन की हानि, एकदम है। ऑक्सीजन का संकलन, ये भी सही है। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा? सभी 79। लिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक की अगर बात करें तो मेथिल ऑरेंज, बड़ी रिपीट होता है सवाल, मेथिल ऑरेंज। 80, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है। और जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, याद रखिएगा आप। तो ये खत्म हो गया, ठीक ना।
और ख़त्म हो, देखिए आपका पेपर है, पूरा सब्जेक्टिव है, देख लीजिए। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिए सब। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो मैं डालूंगा। तो देख लीजिए आपका यही सब क्वेश्चन आया था। अम्ल क्या है, ये तो दिया है, दो उदाहरण दे। अम्ल का एक सूचक और प्रभाव स्पष्ट करें, कौन दे देना है। सोडियम धातु को रोशनी डुबा क्यों रखा जाता है, देखिए अभी बेबीआई क्वेश्चन है ना। ग्रेफाइट धातु होते हुए भी कौन सा धातु गुण प्रदर्शित करता है दाम। देखिए सब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व एकदम पूछता है क्वेश्चन। ये सब है। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखना है, बताइए तो। ये सब है दोस्त। तो चलिए बाकी वीडियो के यहीं से हम अंत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करिए ज़रूर। चलिए, जय हिंद।